बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ अभी ना कम्युनिटी मेडिसिन का इम्पोर्टेंट टॉपिक कम्युनिकेबल डिजीज़ इसके बारे में डिस्कस करते हैं। रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा थी मेरी, असल में तबीयत जो है ना वो ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा चले यार कुछ ना कुछ चले कोशिश करते हैं, शायद अल्लाह पाक मदद करने वाले हैं। तो इसके अंदर ना सबसे पहले हमारे पास जो है ना वो रिस्पायरेटरी जो है ना वो डिजीज़ेज़ जो है ना इसके बारे में हमने पढ़ना है, ठीक है? तो साँस की जितनी भी बीमारियाँ हैं ना, क्योंकि जब से कोरोना वायरस आया ना, हर कोई जो है ना वो साँस की रिस्पायरेटरी डिज़ीज़ के ऊपर बड़ा ही फ़ोकस कर रहा है, ठीक? अब वो क्या करता है कि जो रिस्पायरेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट करती हैं, उनके अंदर हमारे पास कौन-कौन सी आएगी? मैं मशहूर-ए-ज़माना लिख देता हूँ, आपने ये पढ़ी होंगी कहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। हमने बड़ी हर एक डिज़ीज़ को ना बड़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। नंबर 1 पे स्मॉल पॉक्स है, नंबर 2 पे हमारे पास चिकन पॉक्स है, ठीक है? जिसे हम वेरिसिला भी कहते हैं ना, ठीक है? चिकन पॉक्स का दूसरा नाम वेरिसिला भी होता था। अच्छा, फिर हमारे पास कौन-सी आ जाएगी मीज़ल्स आ जाएँगे, ठीक है? फिर हमारे पास क्या आ जाएगा मम्प्स जिसे हम कानपेड़े कहते हैं, ठीक है? एंड देन हमारे पास आ जाएगा रूबेला वायरस, ठीक है? रूबेला डिज़ीज़ में हमारे पास फिर इन्फ्लुएंज़ा फ्लू जिसे वो जो कभी मुझे भी हुआ हुआ है, ठीक है? इन्फ्लुएंज़ा वायरस जिसे फ्लू का नाम दिया जाता है। फिर हमारे पास क्या होगा डिप्थीरिया, खरनाक जिसे हम कहते हैं, ठीक? देन हमारे पास आ जाएगा वूपिंग कफ हो गया जिसे हम पेट्रोसिस कहते हैं ना, वूपिंग कफ, काली खांसी जिसे कहते हैं, जिसे हम पेट्रोसिस कहते हैं। फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, अब इसकी जो टाइप है ना वो हमारे पास कौन-कौन सी आएगी? टाइप इसके अंदर बी जो है ना वो एक स्पेसिफिक उसने कर दी है, बुक के मुताबिक हम चल रहे हैं। फिर हमारे पास आता है मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, ठीक है? जिसमें वो मेनिंजाइटिस मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, ठीक हो गया। फिर हमारे पास क्या आएगा लास्ट वन पे ट्यूबरकुलोसिस, जो कि पाकिस्तान में और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, गरीब ममालिक है, उनकी बड़ी बीमारी है। थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर दो, सारी बीमारी आपको पता चल जाएगा, ठीक है? फिर हमारे पास जो है ना वो कुछ कोविड इन्फेक्शन है उनकी, हम अगर यहाँ पे अलहदा क्लास बना लेना, ठीक है? तो कोविड कोरोना वायरस इन्फेक्शन की, सॉरी उसको कोरोना वायरस इन्फेक्शन, तो उसके अंदर हमारे पास क्या आएगा कोविड-19, एक स्पेसिफिक उन्होंने अब कैटेगरी अलग कर दी है नई बुक के मुताबिक। फिर एक है सार्स कोवी, ठीक है? सार्स और एक हमारे पास है मर्स को, MERS को। सार्स को का क्या मतलब होता है? सवेयर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम कोविड कोरोना वायरस, और ये हमारे पास आ जाएगा टू भी आगे लिखा होता है, सवेयर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। जबकि मेर्स को में हमारे पास होता है मिडल ईस्ट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम आ जाते हैं, ठीक है? ये सवेयर एक्यूट रिस्पायरेटरी और ये मिडल ईस्ट के कुछ रिस्पायरेटरी सिंड्रोम है, ठीक है? इसके अंदर वो बैट्स आ गया, कैमल आ गया, वो सारे के सारे हमारे पास इन्फेक्टेड हो जाती है इसके अंदर। तो ये हमारे पास कुछ इसकी कैटेगरी थी। सिम्पटम्स क्या है रिस्पायरेटरी डिजीज़ के? तो वो कह रहा है हमारे पास होगा एक तो फीवर होगा, बुखार होगा। आपको जो जो नज़ले के अंदर आते हैं वो लिख देना है। फिर चिल्स हो गए, फिर हमारे पास क्या होगा बॉडी एचिज़ होगी, साथ में हमारे पास क्या होगा पेन होगी, ठीक है? कफिंग होगी, स्नीजिंग बहुत ज़्यादा, छींकें बहुत आएँगी। फिर डाइजेस्टिव अपसेट कभी कभार हो जाए जिसके अंदर वगैरह हमारे पास क्या होगा डोज़िया होगा, वॉमिटिंग होगी, और फिर हमारे पास डायरिया होगा, ठीक है? ये हमारे पास कुछ कंडीशंस है जो आपके साथ मैंने शेयर कर दी थी। अब सबसे पहले हमारा है मशहूर ज़माना स्मॉल पॉक्स, इनको आप बारी-बारी जल्दी से डिस्कस करते हैं। मैं लिखूँगा कम, लेकिन बताऊँगा ज़्यादा, तो आपने साथ-साथ नोट करते जाना, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ से आपका डायग्नोस बन जाए ना, तो वो मोर देन इनफ है, ठीक है? जो हम नंबर 1 पे हमारे पास है स्मॉल पॉक्स। ये बेसिकली हमारे पास क्या है एक्यूट कॉन्टीजियस है, जो कि हमारे पास वेरियोला वायरस की वजह से हमारे पास होता है, ठीक है? अब यहाँ पे जो है ना ट्रांसमिट होता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और हमारे पास इस इन्फेक्शन की बड़ी वजह हमारे पास है एयरसोल, हवा, ठीक है? एंड ड्रॉपलेट जो है ना इन्फेक्शन, एक को हुआ तो दूसरे को हुआ, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हमारे पास हो जाएगा। सिम्टम्स क्या है?
सिम्टम्स वो कह रहा है इसके अपेयर होते हैं आपके 12 से 14 डेज़ के अंदर अंदर। अब आई थिंक ये ना अब दुनिया से इरेडिकेट हो चुका है। इसकी अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, बड़ी ही यार इसकी गंदी जो है ना हमारे पास आती है, अजीब से जो है ना इस तरह का ये स्मॉल पॉक्स का आपके पास आता है, ठीक है? अगर इसका मतलब ब्राइटनेस ज़्यादा करूँगा, तो ये आप देख लो, ठीक है? ये देख लो, इसको देख लो, ये सारे स्मॉल पॉक्स के जो है ना केसेज़ आपको नज़र आ रहे हैं। ये देख लो, ये देख लो, ठीक है? इसको अब ध्यान में रखना है और आपको बस सारी की सारी अच्छा ये जो जो जिस्म के ऊपर दाने-शाने और इस तरह की चीज़ें जो है ना 12 से 14 दिन के साथ में वो कह रहा है हमारे पास उसको शदीद फ़ीवर होगा, साथ में वो कह रहा है उसको हेडेक होगी, ठीक है? और साथ में सीवियर हमारे पास बैक पेन होगी, ठीक है? फिर वो कह रहा है हमारे पास एब्डोमिनल पेन भी होती है और साथ में उसको शदीद किस्म की वॉमिटिंग होगी, सही? अब आफ्टर 2 टू 3 डेज़ कह रहे हैं बॉडी टेम्परेचर फॉल और रहा जब ये 12 से 14 दिन लगा लेता है अपने अपेयर होने के बाद, उसके बाद जब हो जाता है ये सारी सिम्टम्स आ जाती हैं, तो उसके 2 से 3 दिन बाद जो है ना वो कहते हैं अचानक से बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, ये जो फ़ीवर है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर ये हमारे पास गिर जाता है। उसके बाद जो मैंने अभी आपको दिखाया ना रैशेज़ वगैरह, ठीक है, वो बबल से बन जाते हैं। वो हमारे पास कहाँ-कहाँ पे बनते हैं रैश अपीयर फर्स्ट ऑन फेस, उसके मुँह मैंने दिखाया ना आपको सबसे पहले, ठीक है? तो फेस के ऊपर सबसे पहले जो है ना आपके रैशेज़ बनेंगे, फिर वो कहता है उसके हाथों पे बनेंगे, फिर उसके पाँवों पे बनेंगे, फोर आर्म पे, लेटर ऑन द फिर सबसे एंड पे ट्रंक पे, ठीक है? फेस, फिर हमारे पास होगा हैंड्स, ठीक है? फिर फोर आर्म और फिर हमारे पास ट्रंक के ऊपर होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है केस जो है ना वो स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड लास्ट केस जो है ना वो हमारे पास जो कब हुआ था वो कह रहा है कि सोमालिया में जो है ना वो आखिरी केस हमारे पास इसका देखा गया था, वो 26 अक्टूबर 1970 को जो है ना वो आखिरी केस हमने देखा था सोमालिया के अंदर, ठीक है? तो सोमालिया इसमें याद रखना है आपने, कभी कभार पूछे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली रेजोल्यूशन कह रहा है अडॉप्टेड ऑन 8 में डिक्लेयर्ड दैट द ग्लोबल ऑफ एजुकेशन, हाँ, अब ये ना दुनिया से ख़त्म हो चुका है समाल, वो छोटा है नाम याद रख लो समाल है, तो ये छोटे लोगों को वैसे ही बदनाम मार बोल देता है ना, ठीक है? तो वहाँ से याद कर लो कि जो छोटी चीज़ होती है वैसे गायब हो जाती है। तो एक हमारे पास है WAH 33.3 मतलब वर्ल्ड हेल्थ असेंबली रेजोल्यूशन, ठीक है? इसने क्या है कि 8 मई 1980 को जो है ना उसने ऐलान कर दिया कि ये हमारे पास अब दुनिया से ख़त्म हो गया, सारी दुनिया वाले ऐश करो अब ये कभी नहीं होगा किसी को, ठीक है? तो ये हमारे पास है बाल पॉक्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। वो कह रहे फैक्टर फेवरिंग सक्सेसफुल कोई किस वजह से उन्होंने इसको एरेडिकेट करने में कामयाब हो गए। वो कह रहा है कि वेरी इफेक्टिव, एक तो वैक्सीन हमने जिस तरह कोरोना के खिलाफ हमने बड़ी इफेक्टिव वैक्सीन बनाई है ना, तो हमारे पास वो कह रहे हैं इफेक्टिव वैक्सीन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है? इसकी वजह से हमारे पास प्रोलॉन्ग्ड इम्यूनिटी आ गई लोगों में। हाई प्रपोर्शन जो है ना वो हमने पहले से ही जो है ना बूस्टर डोज़ेज़ और इस तरह लगा के उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा हाई कर दी। फिर वो कह रहा है कि हमारे पास ये वायरस जो है ना, ये जिस तरह कोरोना वायरस अपनी शक्लें चेंज कर रहा था ना, वैसे नहीं कर रहा। ये सिंपली जो है ना जेनेटिकली स्टेबल वायरस है, ठीक है? जेनेटिकली स्टेबल वायरस है, इसलिए हमें एक ही वैक्सीन बनानी पड़ी और आराम से उसने सारा जाके टपा-टप खत्म कर दिया। अच्छा, इसका जो है ना वो रिजर्वायर कोई नहीं है, ना तो ये चमगादड़ों से होता है, नो एनिमल या कोई और इसका एनवायरमेंटल रिजर्वायर कोई भी नहीं है, सिर्फ इंसानों में था, हमने इंसानों के ऊपर वैक्सीन लगाई, खत्म, तो ये भी दुनिया से अल्लाह के हवाले हो गया, ठीक है? कह रहा है डिजीज ओनली मॉडरेटली कंटीजियस हो गया, ये डिजीज तब कंटीजियस थी जब हमारे पास रैशेज आना शुरू हो जाते, उससे पहले ये इतनी ज़्यादा कंटीजियस थी। तो ये था हमारे पास सारे का सारा स्मॉल पॉक्स के बारे में। नेक्स्ट हमने डिस्कस की थी चिकन पॉक्स के बारे में, जिसका हमने दूसरा का वेरिसीला जूस्टर वायरस, ठीक है? तो वो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। बस ये ईज़ी से है इंशाल्लाह, बस ये डेटें आपने याद रखनी है। अच्छा, इसको यूज़ करते हैं थोड़ा-सा। चिकन पॉक्स, इसके लिए हमारे पास कोर्स है वेरिसिला जूस्टर, ये बेसिकली है वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है? और ये हमारे पास वेरिसिला जूस्टर की वजह से होता है, ठीक है? और वी से जी जो है ना आपने याद है वेरिसिला जूस्टर की वजह से। अच्छा, इलनेस जो है ना वो क्यूर कहते हैं डिफ्यूज मैक्यूलोपैपुलर रैश विद फीवर विदाउट अदर अपीयरेंट। अगर आपने चिकन पॉक्स को देखना है ना, तो इसके अंदर भी हमारे पास क्या होगा, डिफ्यूज बैक्यूलो पैप्युलर हमारे पास रैशेज़ आ गए, ठीक है? उसके साथ आपके पास फ़ीवर होगा, ठीक है? ये हमारे पास होगा। तो इस तरह आप देख लो कि डिफ्यूज़ली जो है ना आपको इस तरह रैशेज़ से मिल जाएँगे, ठीक है? ये देख लो।
तो ये हमारे पास क्या है, वेरिसिला ज़ूस्टर, या जिस तरह चिकन के ऊपर जो है ना डबियाँ डबियाँ सी रहती हैं, तो बिल्कुल वैसे ही आपको इंसान के ऊपर मैंने यूँ याद किया हुआ था कि चिकन के ऊपर डबियाँ तो वैसे ही हमारे पास होगी। अच्छा, एपिडेमियोलॉजिकल डिटरमिनेंट्स क्या है इसके अंदर, वो कह रहा है कि कुछ इसके एजेंट्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लिखते हैं एजेंट इसका कौन सा है। एजेंट हमारे पास अगर पूछे तो आपने कह रहा है वेरिसिला ज़ूस्टर वायरस है, ठीक है। होस्ट फैक्टर कौन सा है, होस्ट फैक्टर वो कह रहे हैं, ये मैंने बच्चे की तस्वीर दिखाई है ना आपको, तो वो बच्चे जो 10 साल से 10 ईयर से कम है उनके अंदर की चिकन पॉक्स सबसे ज़्यादा कॉमन है। फिर इन्वायरमेंट वो कह रहा है कि हमारे पास किस इन्वायरमेंट के अंदर हम ये ग्रो करेंगे, तो इन्वायरमेंट हमारे पास ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द ईयर एंड ओवर क्राउडिंग के अंदर, ठीक है। पहले 6 माह जो है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट है, और ओवर क्राउडिंग जहाँ पे होती है ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो लोग आपस में इकट्ठे रहते हैं वहाँ से भी। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है हमारे पास, चिकन पॉक्स इसका बेसिकली सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है हमारे पास, और ये केस है हर्पीज जूस्टर का, ठीक है। एंड रियली ये केस हर्पीज जूस्टर होगा, ठीक है। इन्फेक्टिव मटीरियल कौन सा होता है, वो कह रहा है कि आपकी जो ओरोफेरेंजियल सिक्रीशन है ना, ठीक है, इन्फेक्शन कहाँ से होगा, आपकी जो ओरोफेरेंजियल सक्रीशन है, ठीक है। मुंह और फेरेक्स की जो सक्रीशन है वो अगर तब्दील हो गई है तो उससे, चिकन देखो मुंह से ही खाते हैं ना, ठीक है, तो चिकन से चिकन पॉक्स याद कर लो, ओरोफेरेंजियल सक्रीशन जो है ना वहाँ से आ जाती है। साथ में आपका जो स्किन है, और जो मतलब स्किन से स्किन टच हुई या फिर जो म्यूकोजा है ना उसकी टचिंग की वजह से हमारे पास हो जाती है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना है, इसका भी हमारे पास जो हमने लास्ट स्मॉल पॉक्स पढ़ा था उसका 12 से 14 दिन था ना, इसका आपने वहीं से शुरू कर देना, 14 से 16 दिन आपने कर देना, ठीक है। और किसी बुक में 10 से 21 दिन भी लिखा हुआ है, आपने वो डिपेंड करता है आप कहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। तो मसला इसी के अंदर जो है ना वो 2 हफ्ते से 3 हफ्ते तक आपने कर लेना, ठीक है। ट्रांसमिशन क्या है हमारे पास, हमने कहा कि ये एयरबॉर्न भी हो सकती है, हवा के जरिए भी, ठीक है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया, ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जब वो कॉन्टैक्ट करते हैं छूने से, ठीक है, इसको अगर है तो यहाँ पे लग गया, इसकी ओरोफेरेंजियल सेक्रेशन या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ये इसके सारे के सारे हमारे पास मैंने टेबल की फॉर्म में आपको बता दी है शॉर्ट करके। क्लिनिकल फीचर क्या है इसकी, वो कह रहा है कुछ हमारे पास स्टेजेस होती हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो फिर हमारा जो है ना बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा ये भी। अच्छा, क्लिनिकल फीचर में वो कह रहा है हमारे पास इसको 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। कौन सी 2 स्टेजेस है चिकन पॉक्स की, एक हमारे पास होती है अरप्शन से पहले, प्री इरप्टिव स्टेज, ठीक है, और नंबर सेकंड में हमारे पास होती है इरप्टिव स्टेज। ये 2 स्टेजेस हमारे, एक हमारे पास है प्री इरप्टिव और एक हमारे पास होती है इरप्टिव स्टेज। प्री इरप्टिव में इन विच ऑनसेट सडन विद दी माइल्ड या मॉडरेट फीवर, ठीक है। अभी माइल्ड सा फीवर हो या मॉडरेट सा हमारे पास फीवर होगा, साथ में वो कह रहा है कि उसको बैकीज होंगे, मतलब बैक पेन होगी, फिर शिवरिंग होगी, और साथ में उसको मैलेज वगैरह होगा, ठीक है। इट इज़ ब्रीफ, मतलब 2 से 3 डेज बिफोर द रैश ऑफ अडल्ट, मतलब रैश से 2 से 3 दिन पहले जो है ना उसको कहेगा मेरे से कमर में बड़ा दर्द है यार, मेरी से जो है ना हमारे पास वो कहेगा मुझे कहाँ कब कभी हो रही है, उसे फीवर हो रहा होगा, उसके 2-3 दिन बाद उसके ऊपर रैशेज आना शुरू हो जाएंगे। तो मतलब वो अभी किस स्टेज में था, 2-3 दिन पहले प्री एरप्टिव स्टेज में था, तो अब वो पता चला। फिर एरप्टिव में क्या होगा, एरप्टिव में बेसिकली चिल्ड्रन जो है ना वो हमने कहा 10 साल से कम है, तो वो कहेगा हमारे पास रैश जो है ना वो हमारे पास होंगे एंड अकर ऑन द स्टार्ट ऑफ फीवर, साथ में उसको फीवर होगा, साथ में रैश होंगे। वो कह रहा है हमारे पास फिर सब वहाँ पे क्या था, वहाँ पे फेस के ऊपर था स्मॉल पॉक्स के अंदर, लेकिन यहाँ पे क्या होगा सबसे पहले वो ट्रंक के ऊपर आएगा, मतलब आपके पेट के ऊपर। चिकन जारी बात है, यूँ याद कर लेना चिकन ने पेट के अंदर जाना है खा के, ठीक है, तो पेट में ही जाके उसने लैंड करना है सीधा, तो आपके जो है ना बॉडी उसकी ट्रंक, ठीक है, पेट के ऊपर वहाँ से शुरू होंगे और फिर बाहर की तरफ जाना शुरू कर देंगे रैशेज इस तरह। तो इससे हम कहे गए वो कह रहा कि हमारे पास फिर उसके बाद वो रैश जो है ना वो हमारे पास अपेयरिंग ऑन ट्रंक, देन फेस, देन आर्म, फिर लेग्स के ऊपर, फिर म्यूकोजल में, फिर वो एक्जिला जो है ना अफेक्टेड हो गई, बट पाम एंड सोल नॉट अफेक्टेड हो गया, इरप्शन इसमें नहीं हुई है, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि इरप्शन जो खत्म होगी ना वो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगली होगी। सेंट्रीपिटल क्या होता है, अगर दरमियान की तरफ आ रहा हो, सेंट्रीफ्यूगल अगर दरमियान से बाहर की तरफ जा रहा, ठीक है, तो वो क्या है कि ये पहले ट्रंक के ऊपर हुई है ना, तो फिर साइडों पे जाती जाएगी और ट्रंक से खत्म होती जाएगी, तो सेंट्रीफ्यूगली जो है ना वो हमारे पास ये खत्म होनी शुरू हो जाएगी एरप्टिव स्टेज के बाद। फिर उसने कहा कि रैपिड, एक एवोल्यूशन की इसने लिखा हुआ है कि हमारे पास रैपिड एवोल्यूशन में कह रहा है रैश एडवांस क्विकली
थ्रो स्टेजेस हो गया, मैक्यूल, पेप्यूल, वेजिकल। हाँ, इसकी जो है ना वो इरप्शन स्टेज के बाद जो रैश है ना उसने किस तरह ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि रैपिड इसकी जो है ना वो हमारे पास एवोल्यूशन के बारे में कह रहा है कि सबसे पहले जो है ना वो जो रैश है ना वो किसके अंदर जाएगा, मैक्यूल के अंदर कन्वर्ट होगा। उसके बाद वो कह रहा है हमारे पास पेप्यूल के अंदर कन्वर्ट होगा। पेप्यूल के बाद वो कह रहा है हमारे पास वेजिकल के अंदर कन्वर्ट होगा। वेजिकल के बाद वो हमारे पास स्कैब के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है। फर्स्ट अटैचड वेजिकल विद क्लियर फ्लूइड होगा, ठीक है। वो कहेगा यहाँ पे अब जो वेजिकल्स है ना वो हमारे पास क्लियर फ्लूइड होती हैं। क्लियर फ्लूइड के बाद वहाँ पे स्कैबिंग भी गेन हो जाएगी 4 से 7 दिन के बाद आफ्टर अपेयरेंस ऑफ द रैश। वो बाकी बातें उसने की हुई है। स्कैब की अगर किसी को समझ नहीं ना आई तो वो यूँ कह लें कि जिस तरह वो खत्म होने वाला नहीं तो बस स्कारिंग सी आ जाती है। अगर मैं आपको ये दिखाऊँ ना तो ये इस तरह की जो है ना आपको थोड़ी थोड़ी स्कारिंग जो है ना वो उसके ऊपर नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो जो स्कैबिंग जो मतलब ऊपर जिसे कहते हैं ना वो सूख रहा है जख्म, तो वहाँ पे रैश, मैक्यूल, एमपीवी, ठीक है। मैक्यूल, पेप्यूल, वेजिकल और फिर हमारे पास सैक्यूल हो जाएगा। ये इसकी स्टेजेस है जो हमारे पास इवेल्युएट कर देते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ रैश जो है वो आर स्टेजेस हमने पेप्यूल, वेजिक्यूल और क्रस्ट की फॉर्म में सीन होती है सेम एरिया। अच्छा, उसने एक बात लिखी हुई है प्लेयोमॉर्फिज्म के बारे में। ये बेसिकली ना कह रहा है कि इसकी करेक्टरिस्टिक है हमारे पास इनकी, जो हमारे पास पेप्यूल, वेजिक्यूल या क्रस्ट बने हैं ना, वो कह रहा है कि किसी एक जगह भी ये तीनों चीज़ें भी ना लाई कर सकती है। हो सकता है उसके पेट के ऊपर जो है ना वो कुछ रैशेज जो है ना पेक्यूल के अंदर हो, अभी कुछ पेप्यूल के अंदर हो, कुछ वेजिकल के अंदर हो, कुछ सेक्यूल के अंदर हो। तो ये चारों जो है ना एक जगह पे भी आपको नज़र आ सकते हैं, ठीक है। कुछ जो पुराने हो जाते हैं, कुछ नए आना शुरू कर देते हैं वहाँ पे। फिर वो कह रहे हैं डेंजर साइज क्या होता है, कब ये डेंजरस हो जाते हैं इंसानों के लिए, जब यही जो रैश है ना अगर आपकी आइज़ को इन्वॉल्व कर ले, ठीक है। तो कब हम कहेंगे ये बहुत डेंजरस है, इसको जल्दी से ट्रीट करो, जब वो हमारे पास आई को इन्वॉल्वमेंट हमारे पास कर लेना, साथ में उसको बुखार जो है ना वो 103 तक पहुंच गया है, ठीक है। विद एक्सेसिव वोमिटिंग, उसकी वो वोमिटिंग ही नहीं रुक रही साथ साथ, ठीक है। फिर वो कह रहा है हमारे पास जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन साथ में हो जाए जिसके अंदर वो ना जो ब्लिस्टर बने हैं, ठीक है, जो अभी मैंने आपको दिखाए हैं, वो वहाँ से वो कह रहा है कि येलो या ग्रीन डिस्चार्ज आना शुरू हो जाए, इसका मतलब बहुत खतरनाक हद तक ये फैल चुका है, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि उसको जो डिफ़िकल्टी अगर इन रिस्पायरेशन आना शुरू कर दे, ठीक है, तो मतलब साथ में उसको नमूनिया भी हो जाता है ना, जबकि बार बार वोमिटिंग करता रहता है। फिर वो कह रहा है कि वो ना हमारे पास कंफ्यूज्ड, डिसओरिएंटेड और एटैक्सिक स्टेज के अंदर चला जाता है। फिर सीजर होती है और हमारे पास वो कह रहा है कि कुछ न्यूरोलॉजिकल साइन भी उसको दिमागी तौर पे भी उसको कुछ ना कुछ जो है ना वो अफेक्ट होना शुरू हो जाए। तो ये हमारे पास कुछ डेंजर साइन है इसके। अच्छा, अगर ये हमारे पास चिकन पॉक्स ये प्रेगनेंसी के अंदर हो जाए, ठीक है, मतलब यूट्रो वेरिसीला इन्फेक्शन इसके अंदर में, वैसे हमने कहा था वेरिसीला जोस्टर होता है, लेकिन अगर प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर आ जाए ये हमारे पास चिकन पॉक्स, तो ये हमारे पास यूट्रो वेरिसीला जो है ना वो हमारे पास प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर इफेक्ट करता है। वो कह रहा अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ ये हमारे पास, इसको फिर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ टाइम के लिहाज से। जो प्रेगनेंसी के अंदर हमारे पास आता है ना पॉक्स, चिकन पॉक्स, वो कह रहे हैं एक हमारे पास होता है कंजेनिटल वेरिसीला सिंड्रोम, कंजेनिटल वेरिसीला सिंड्रोम हो सकता है, या फिर ये हमारे पास हो सकता है न्यूनेटल वेरिसीला, ठीक है, न्यूनेटल वेरिसीला हो सकता है। अब हाई रिस्क ग्रुप कौन से हैं, पर्सन जो हमारे पास 15 साल से बड़ा है, ओल्डर देन 15 ईयर, या इन्फेंट जो 1 साल से छोटा है, ठीक है। जो 15 साल से यंगर है और ओल्डर है 15 साल से, या 1 साल से यंगर है, ठीक है, वो हमारे पास ज़्यादा। या फिर वो जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज जिस तरह एड्स के पेशेंट है, ठीक है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में, या फिर न्यू बॉर्न वुमन विद रैश विद 5 डे बिफोर टू 48 आवर आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। वो कह रहा है कि हमारे पास डिलीवरी के ना 48 घंटे बाद जो है ना वो हमारे पास ये इसने अपेयर होना शुरू कर दिया करता है। तो ये सारे की सारी की कंडीशन है। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास प्री एरप्टिव एरप्टिव स्टेज हमारी कर ली है। तो इसके अंदर अब आपके पास जो है ना वो कंट्रोल किस तरह, प्रिवेंशन की कंट्रोल वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा, होपफुली कि आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। कंट्रोल और प्रिवेंशन के अंदर वो कह रहा है हमारे पास, यहाँ पे देखते हैं कुछ जनरल मेजर है, ठीक है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के अंदर वो कह रहा है हमारे पास कुछ जनरल मेजरमेंट कह रहा है कि हमारे पास आपने आँख से मेजरमेंट करनी है। प्री एरप्टिव जो है ना, प्री एक्सपोजर पोरफाइलेक्सिस जो है ना,
मतलब इरप्शन से पहले ही जो है ना आपने उसकी ट्रीटमेंट जो है ना वो शुरू करनी होती है, तो आपसे काफ़ी कंट्रोल हो सकता है। ठीक है। पोस्ट एक्सपोजर मतलब अगर एक्सपोज हो गया उसके बाद भी आप जो है ना वो उसकी पोरफायलैक्सिस मतलब उसकी ट्रीटमेंट वगैरह शुरू कर सकती हैं। कंट्रोल ऑफ पेशेंट कॉन्टैक्ट और इन्वायरमेंट। ठीक है। उस पेशेंट को जरा इन्वायरमेंट और दूसरे जो अफेक्टेड पर्सन है ना या नॉर्मल पर्सन है उसके हमने वहाँ से उसका कंट्रोल करवा देना कि वहाँ से उसको किसी और बंदा इसको छुए ना वहाँ से। ठीक है। फिर हमारे पास क्या है ना कि हमारे पास कुछ एपिडेमिक्स जो मेजरमेंट होती है ना वो आपने साथ में वो अडॉप्ट करनी होती हैं। फिर नेशनल कुछ मेजर्स होती हैं वो आप अडॉप्ट करेंगे। ठीक है। नेशनल मेजर और फिर कुछ इंटरनेशनल मेजर, एपिडेमिक मेजर, नेशनल मेजर और हमारे पास इंटरनेशनल जो है ना मेजर्स। ठीक है। ये आपने यहाँ पे मेजर करनी होती है। ठीक है। अब हमारे पास बारी बारी देख लेते क्या क्या होती है। जनरल मेजरमेंट भी अंदर मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने कहा था जनरल मेजरमेंट करनी होती है ना। ठीक है। तो इसके अंदर आपने क्या करना होता है बेसिकली हेल्थ एजुकेशन ऑफ द पेशेंट, जो मरीज है ना उसको आपने सबसे पहले एजुकेट करवाना होता है एंड देयर कॉन्टेक्ट मतलब उन्हें बताना होता है कि अपनी पर्सनल हाइजीन रखो। ठीक है। और किसी और बंदे से मिलना नहीं है। ठीक है। कॉन्टैक्ट जो है ना वो ख़त्म करना होता है। फिर वॉशिंग हेड आफ्टर टचिंग द लीजन, अगर खुदा ना खास्ता तुम्हें अपने छालों के ऊपर टच हो भी गया तो अच्छी तरह से तुमने सैनिटाइजर करके अपने हाथ को धोना है। ठीक है। फिर अवॉइड कॉन्टैक्ट क्लोज कॉन्टैक्ट विद अदर, किसी से भी गले जप्फी शप्पी चुम्मी शुम्मी नहीं लेनी। ठीक है। फिर आइसोलेशन, मरीज को बिल्कुल जिस तरह कोरोना के अंदर अलहदा कर देते हैं ना वो सेम कोरोना वाली आपने मेजरमेंट यहाँ प्रोटोकॉल फॉलो करने। फिर प्री हमारे पास क्या होगी एक्सपोजर के अंदर, वो कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ वेरिसीला हमारे पास वैक्सीन आ जाती हैं। ठीक है। वो आप उसको लगा देंगे। ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 15 से जो 12 से 15 मंथ के होते हैं ना, आप ईपीआई वैक्सीन चार्ट देखेंगे तो इसमें 12 से 15 मंथ का जो बच्चा होता है ना। ठीक है। और 4 से 6 साल की उम्र के अंदर कुछ हमारे पास डोजेज और भी लगती हैं। तो ये आपने कुछ इसके प्री एक्सपोजर पोरफिलैक्सिस इसको लगा देनी करनी है। फिर वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक मीजल मम्प्स रुबेला वेरिसीला वैक्सीन जो है ना वो हमारे पास कह रहा है यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है। मीजल मम्प्स एम रुबेला वेरिसीला वैक्सीन MMRVV। ठीक है। MMR वैक्सीन जिसे कहते हैं मीजल मम्प्स रुबेला वेरिसीला वैक्सीन, ये आपने हर बच्चे को लगानी होती है ईपीआई चार्ट के मुताबिक। इससे हम क्या कहते हैं चिकन पॉक्स से बन जाते हैं। ठीक है। और वो क्या कहते हैं 12 मंथ से लेके 12 साल के बच्चे तक लगा सकती है। जबकि हमारे पास जो पोस्ट एक्सपोजर अब एक्सपोज हो गया तो उसके बाद आपने फ़ौरन से क्या मेजरमेंट करनी है। मतलब कि अगर खुदा ना खास्ता वो बिल लिया है उससे किसी पहले से वेरिसिला जोस्टर वाले मरीज से, तो विद इन 72 आवर आपने जो कोई मेजरमेंट कर रही है ना वो कह रहा है वैक्सीन जो है ना हम दे सकते हैं 72 घंटे के अंदर अंदर ना। ठीक है। हु हैज़ एक्सपोज इफ 70 to 100%, ये कह रहा है कि अगर 32 घंटे के अंदर अंदर दे देंगे तो 70 से 100% जो है वैक्सीन इफेक्टिव हो सकती है हमारे पास। ठीक है। फिर इफ़ नॉट अफेक्टेड इफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट 5 डेज़, अगर वो कह रहा है कि 5 दिन से ज़्यादा एक्सपोज़्ड हो गया ना, उसके बाद आप वैक्सीन देंगे तो वो उतनी इफेक्टिव नहीं होगी बट विल प्रोड्यूस, लेकिन वो इम्यूनिटी जो है ना वो कहीं न कहीं प्रोड्यूस कर देगी लेकिन वो उतनी इफेक्टिव नहीं होगी जितनी आपने 72 घंटे के अंदर अंदर देनी है। सीधा सी बात है। ये था हमारे पास एक्टिव इम्यूनाइज़ेशन। ठीक है। मतलब एक्टिव इम्यूनाइज़ेशन भी आपने 72 घंटे के अंदर दी। फिर हमारे पास अगर वो कह रहा है कि पैसिव इम्यूनिटी हम भी उसको दे सकते हैं। ये भी क्या कहता है कि हमारे पास ए वेरिसीला इम्यूनोग्लोबुलर मतलब 72 घंटे के अंदर उसके अंदर क्या देंगे वेरिसीला वेरिसीला इम्यूनोग्लोबुल्स। ठीक है। इम्यूनोग्लोबुल्स वो आप उसको दे सकते हैं जिसको उसने लिखा हुआ है VZ वेरिसीला जूस्टर IG इम्यूनोग्लोबुलर। ये इसको आप 72 घंटे में दे के पैसिव इम्यूनिटी कर दो या फिर आप डायरेक्ट वैक्सीन दे के आप 72 घंटे के अंदर एक्टिव इम्यूनिटी कर दो। ये दो आपने मेजरमेंट्स करनी होती है। ठीक है। वो कह रहा है कि यहाँ पे इट डज नॉट गिव लास्टिंग प्रोटेक्शन सो पर्सन शुड बी इम्यूनाइज्ड एट द लेटर टाइम। अच्छा इट्स डोज जो है ना वो कह रहा है 1.25 टू, अच्छा ये जो अपने इम्यूनोग्लोबुलर दे रही है ना इसकी डोज वो कह रहा है 1.25 से हमारे पास 5 ml जो है ना वो इंट्रामस्कुलर आपने IM लगानी होती है। ठीक हो गया। वो कह रहा है कि फिर उसके बाद जो है ना वो जो रिकमेंडेड फॉर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कॉन्टेक्ट ऑफ एक्यूट न्यूबॉर्न और जो हाई रिस्क चिल्ड्रन है ना उनके जरिए मोस्टली रिकमेंड की जाती है कि उनको पैसिव इम्यूनिटी, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज या हाई रिस्क वाले हैं ना उनको जो है ना रिकमेंड करती हैं कि पैसिव इम्यूनिटी लगाओ। तो ये हमारे पास थी पोस्ट एक्सपोजर। बाकी हमारे पास है कि कंट्रोल ऑफ द पेशेंट के नोटिफिकेशन टू द हेल्थ सिस्टम, आपने अथॉरिटीज को आइसोलेट कर देना है पेशेंट को 6 दिन के लिए आफ्टर ऑनसेट ऑफ द रैश। ठीक है। फिर डिसइंफेक्शन वगैरह के आर्टिकल जितने भी हैं। ठीक है।
तो फिर वार्म बाथ को कह रहा है कि बेकिंग सोडा के अंदर या कूल्ड कंप्रेसर के अंदर जो है ना वो आपने बाथिंग करनी है, ठीक है? बेकिंग सोडा के अंदर डाल के जो है ना उसको कह रहा है कि इसके अंदर नहाओ आप, ठीक है? और गर्म पानी के साथ या फिर कूल्ड कुछ उसे कंप्रेसर ने बताया वो छालों के ऊपर रखनी होती है। फिर एंटी इचिंग कुछ मेडिकेशन होती है, उसको खारिश बड़ी होती है, तो एंटी इचिंग साथ में आपने लगा देनी है उसको। टॉपिकल लोशन कुछ होते हैं कैलामाइन का, जिस तरह लोशन है ना कैलामाइन का लोशन, वो इसके अंदर बड़ा हेल्पफुल है रैशेज के अंदर, ठीक है? फिर वो कह रहे हैं कटिंग ऑफ द फिंगर नेल अगर आपके ऊपर, हाँ, क्योंकि वो खारिश करेगा बहुत ज़्यादा, उसके नाखून आपने लाज़मी काटने, ये ना हो कि वो नाखूनों से फिर अपनी जेल इतनी तेज़ खारिश होती है कि वो इवन अपनी स्किन नोच लेते हैं। तो नाखूनों को लाज़मी आपने काट देना अच्छी तरीके से ताकि जो है ना वो अपनी स्किन को नुकसान ना पहुँचा सकेगा, ठीक है? फिर वो कह रहे हैं हमने कहा कुछ हमने एपिडेमिक मेजर्स करनी होती है, तो उस एपिडेमिक मेजर्स के अंदर हमारे पास क्या-क्या चीज़ें आएगी? तो एपिडेमिक मेजर्स के अंदर वो कह रहे हैं हमने, नज़र आ रहा है ना यार, फ़ोकस है ना, ठीक है। ओके, एपिडेमिक मेजर के अंदर आउटब्रेक कर दी ग्रेटर देन 5 वेरिसिना केस, अगर वो कह रहा है हमारे पास 5 केसेस से ज़्यादा एक किसी इलाके में एक जगह पे केसेस आ जाएँ, ठीक है? या उससे दैट आर रिलेटेड टू द प्लेस एंड एपिडेमिक विल बी नोटिफिकेशन जो है ना फिर रिलीज़ कर देते हैं, ठीक? उस इलाके में हमने आउटब्रेक करना होता है, एक नोटिफिकेशन जिसके अंदर बता रहा होता है कि यूँ-यूँ फैली हुई है, आपने इस तरह बंदे से नहीं मिलना, ठीक है? ये थे हमारे पास एपिडेमिक मेजरमेंट। नेशनल मेजरमेंट्स क्या है? आपने कहना है कि एस्टेब्लिश एडिशनल केसेस एंड पेशेंट एंड एस्टेब्लिश, इसमें हमने नेशनल मेजरमेंट से क्या करना है, जितने भी अब वेरिसिला के पेशेंट है ना उनकी हमने आइडेंटिफिकेशन करवानी होती है, ठीक है? उनको अलहदा से हमने कैटेगरीज के अंदर रखना होता है ताकि उनकी कॉन्टैक्ट और उनकी ट्रांसमिशन से दूसरे लोग अफेक्टेड ना हों, ठीक है? ये हमारे पास है नेशनल मेजरमेंट्स में। फिर वो कह रहा है कि वैक्सीन स्टोरेज और हैंडलिंग का एक बड़ा मसला है इसकी ये जो है ना वेरिसिला दूसरे की इन्फेक्शन या चिकन पॉक्स की जो है ना, तो वैक्सीन स्टोरेज के बारे में उसने थोड़ी-सी बात की हुई है। तो मैं बता देता हूँ कि वो कह रहे हैं हमने स्टोर फ्रोज़न 5 फ़ारेनहाइट के ऊपर या फिर -15 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसकी वैक्सीन को स्टोर किया जाता है, ठीक है? फिर वो स्टोर कह रहे हैं कि एट द रूम टेम्परेचर और रेफ्रिजरेटर डिस्कार्ड हो गया। जो भी स्टोर हो हमने रूम टेम्परेचर पे या रेफ्रिजरेटर के ऊपर किया जाता है ना, ठीक है? तो उसको अगर 30 मिनट के अंदर हमने यूज़ नहीं किया तो उसको हमने डिस्कार्ड करना होता है, वरना वो ज़हरीली है हमारे लिए। फिर उसने कहा कि नंबर सेकंड में हमने कहा था मम्प्स, मीज़ल, रूबेला, वेरिसिला एमएमआरवी वैक्सीन हमने कहा था। ये कह रहा है कि हमने इसको भी -15 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रखना होता है, ठीक है? और मे बी अगर फ्रिज में स्टोर करें तो 72 घंटे से ज़्यादा, मतलब 3 दिन से ज़्यादा आप फ्रिज के अंदर स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है? तो उसके बाद वो कह रहा है कि और मस्ट बी डिस्कार्डेड, अगर हमने अगर वो रेफ्रिजरेटर में रखा है तो जल्दी से जल्दी जो है ना इसको आप यूज़ कर लो, 30 मिनट के अंदर अंदर फिर इसको यूज़ करना, वरना उसके बाद डिस्कार्ड कर देना रिकमेंड की जाती है। ये था हमारे पास सारे का सारा चिकन पॉक्स के बारे में। अब हम आते हैं मीज़ल्स के बारे में। ओके जी। मीज़ल्स मुझे इसलिए याद है क्योंकि जो है ना मेरी सिस्टर, ठीक है? मेरी एल्डर सिस्टर, वो जब हाउस जॉब कर रही थी ना, तो उनको ना पीड्स के वार्ड से जब मीज़ल्स हो गया था और बड़ा ही खतरनाक किस्म का ये मीज़ल था। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, इन्फेक्शन है हमारे पास एक रिस्पिरेटरी ट्रैक का, ठीक है? हम रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन ही पढ़ रहे थे, रिस्पिरेटरी ट्रैक का हमारे पास इन्फेक्शन है जो कि हमारे पास एक वायरस होता है, पैराबिग्जो वायरस, ठीक है? पैराबिग्जो वायरस मतलब मीज़ल जिसका होता है वो पैरों में गिर जाता है, इतना ये सीवियर होता है, ठीक है? तो उनकी हालत भी यही थी, जो हमारे वहाँ से याद थे कि ये पैराबिग्जो जो है ना वो वायरस की वजह से हमारे पास हो जाता है। अच्छा, इसके कुछ एपिडेमियोलॉजिकल डिटरमिनेंट्स क्या है, इसका एजेंट कौन-कौन से है वो हम देख लेते हैं। तो एजेंट इसका क्या है हमारे पास होगा, आरएनए वायरस जो है ना, ठीक है? आरएनए हमारे पास वायरस किसका है, पैराविग्जो वायरस का। फिर होस्ट फैक्टर क्या है इसका, मोस्टली जो बच्चे 6 माह से 5 ईयर तक होते हैं ना एज में, उनको जो है ना 6 मंथ से 5 ईयर, ठीक है? उन बच्चों में होता है। फिर अगर कोई ज़्यादा लंबे अरसे तक इन बच्चों से कॉन्टैक्ट में रहे तो बड़ों को भी हो जाता है अगर उसकी वैक्सीनेशन ना हुई हो, ठीक है? एनवायरनमेंट में कहते हैं कि हमारे पास मोस्टली ये जनवरी से अप्रैल के अंदर, ठीक है? मोस्टली ये स्प्रेड करता है और जहाँ पे ओवर क्राउडिंग होती है ना वहाँ पे देखा गया। और सोर्स ऑफ इन्फेक्शन मतलब इंसानों से इंसानों में ही होता है, कोई बंदर जंजर से नहीं होता, ठीक है? ये एक आपने बात याद रखी है। फिर उसने कहा कि हमारे पास से जो इन्फेक्टिव मटीरियल है वो कह रहा है हमारे पास जो ओरोफेरेंजियल सेक्रीशन है, ठीक है? वो कहीं से बू की सेक्रीशन या फिर लेयर ऑफ स्किन या फिर जो म्यूकोज़ा है ना,
उसकी लेयर वो कहीं न कहीं आपकी जो है ना वो सेपरेट। फिर इंक्यूबेशन पीरियड क्या है इसका? अब आज इन्फेक्शन हुआ तो 6 से हमारे पास 14 दिन जो है ना वो, या कहीं पे 10 से 14 दिन लिखे हुए, तो ये डिपेंड करता है माइक्रो इसके अंदर। तो 10 से 14 दिन चलो आप लगा लें, ठीक है। यहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है बेसिकली। ट्रांसमिशन कैसे इसकी, हमारे पास ड्रॉपलेट का इन्फेक्शन है, छींक मारी उसने, बच्चे ने खांसी की तो वहाँ से स्प्रेड हो गया, ठीक है। और पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी 4 डेज बिफोर एंड 5 डे, हाँ रैश से 4 दिन पहले और हमारे पास होने के 5 दिन बाद तक ये ना ये कम्युनिकेबिलिटी इसकी जो है पीरियड की ये होती है। मतलब इस वक्त में सबसे ज़्यादा ये स्प्रेड करते हैं। एक्टिव इम्यूनाइजेशन हमने कब करनी होती है बच्चों की, ताकि उसको मीजल ना हो। तो इम्यूनाइजेशन के लिए एक तो हमारे पास होती है एक्टिव इम्यूनाइजेशन करनी होती है, या फिर हमें पैसिव इम्यूनाइजेशन करनी होती है। एक्टिव कब करेंगे? या वो कह रहा है कि फर्स्ट 9 मंथ के अंदर एज में, बच्चे जब फर्स्ट 9 मंथ के होते हैं ना, ठीक है, पहले 9 माह के बच्चे में पहली डोज, और फिर सेकंड डोज आपने 15th जो है ना वो मंथ के अंदर लगानी। ये हमारे टीचर पूछते करते थे, मीजल की वैक्सीन बताओ बेटा। तो पहली जो है ना वैक्सीन 9 माह में, और दूसरी जो है ना वो 15 माह के अंदर लगानी होती है। फिर पैसिव इम्यूनिटी में हमने क्या करना होता है कि इम्यून गैमा ग्लोबियन जो है ना हम दे रहे, इम्यून गैमा ग्लोब्यूलन जो है ना वो आपने लगा देनी होती है। इसकी डोज हमारे पास 0.25 ml पर केजी ऑफ द बॉडी वेट जो है ना वो आपकी होती है, ठीक है। इस लिहाज से हम कैलकुलेट करके तो डोज लगा देते हैं जितना बच्चे का वजन होता है। जो अच्छा, रिस्क फैक्टर क्या है इसके? वो बच्चे जो माल माल न्यूट्रिशन का शिकार है, भूख का शिकार है, ठीक है, या फिर जिनको इम्यूनो डेफिशिएंसी है, ठीक है, वो बच्चे। और इसके अलावा जो प्रेगनेंसी और विटामिन ए की जिनको डेफिशिएंसी, जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको, और जिनको विटामिन ए की हमारे पास डेफिशिएंसी होती है, उन बच्चों के अंदर मोस्टली देखा गया कि मीजल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। स्प्रेड ऑफ मीजल मीजल क्या होता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बेसिकली हमारे पास है कि खांसी की है, ड्रॉपलेट हो तो वहाँ से आ गया, या फिर वो कह रहे हैं कि हमारे पास रिस्पिरेटरी ट्रैक में जा से इंटर हो जाए। बाकी इन्फेक्टिव मटीरियल क्या है? ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज वगैरह के प्रोड्रोमल फेस होती है, ठीक है। देखो इसकी एक हमारे पास होती है प्रोड्रोमल फेज। इसकी तो बेसिकली क्या होता है, 2 to 4 डेज जो है ना आफ्टर इन्फेक्शन, जो प्रोड्रोमल स्टेज होती है। अब इसके अंदर क्या होता है, 2 से 5 दिन फिर लग जाते हैं हमारे पास वहाँ रैश अपेयर होने में। फिर वो क्या कहता है, डोज के ऊपर गला शदीद तरह से ख़राब होता है, बोला भी नहीं जाता। और रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो है ना वो इवन ब्लड और यूरिन जो है ना, ठीक है, ब्लड प्लस यूरिन वो भी इसके अंदर जो है ना वो कुछ ना कुछ अफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो आपकी बहुत सारी वही मीजल वाली आ जाती है। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी क्या है? मीजल इज हाईली इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रोड्रोमल स्टेज, मतलब पहले 2 से 4 दिन के अंदर अगर किसी भी बंदे को हुआ है ना तो बहुत ज़्यादा स्प्रेड करेगा वो। इस वजह से कॉन्टैक्ट से आपने परहेज करना है। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी 9 डेज, इसका पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी टोटल जो है ना 9 दिन होती है। 5 डेज जो है ना वो हमारे पास कह रहा है, अब 4 डेज बिफोर रैश, ठीक है, अगर किसी को अभी रैश नहीं हुआ लेकिन उससे 4 दिन पहले से इन्फेक्शन हो गया, 4 डेज बिफोर रैश, और रैश के 5 दिन बाद, 5 डेज आफ्टर रैश, ठीक है। तो ये टोटल मिला के हमारे पास 9 दिन बच्चे, ये मोस्ट इफेक्टिव डेज है हमारे पास मीजल के। फिर रीजन वायरस का जो है बैन है सिम्टम में हमारे पास जो है ना, अगर आपको किपोलिक स्पार्ट्स का लफ्ज़ नज़र आ जाए कहीं पे भी, ठीक है, मैं भी आपको दिखाता हूँ किपोलिक स्पार्ट्स, तो बच्चे पक्का जो है ना हमारे पास ये मीजल का केस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, के से कलीब याद कर लो ना, तो वहीं से कलीब एक लड़का, उसको जो है ना वो कपोलिक स्पॉट हो गए, ठीक है। इसमें क्या होता है, सर्दी जिस तरह लगती है, कूल्ड लाइक सिम्टम्स उसको आएंगे। साथ में क्या है कि आई के ऊपर वो रैशेज आपको नज़र आएंगे, ठीक है। साथ में वो कह रहा है हमारे पास स्पॉट्स जो है ना मुंह के ऊपर और थ्रॉट के ऊपर, ठीक है, थ्रॉट प्लस माउथ के ऊपर आपको शदीद किस्म के स्पॉट नज़र आ जाएंगे। तो अगर मैं आपको केस दिखाऊँ ना, तो ये देखो कि पॉलिक्स पार्ट भी इस तरह का जो है ना आपको रैशेज़ मुँह के ऊपर, नाक के ऊपर, गले के ऊपर, इस तरह के जो है ना वो बच्चों के ऊपर रैशेज़ आपको नज़र आ जाते हैं। ज़्यादा नहीं दिखाऊँगा, ठीक है, ये वाला, ये मैंने इसकी बनाई हुई थी, माइक्रोबायोलॉजी की वीडियोज़ है। तो इस तरह के आपको कैपोलिक के स्पॉट नज़र आ जाएँगे। अगर फिर भी कोई पूछ लेगा कि बेटा कैपोलिक स्पॉट क्या होते हैं, तो आपने बता देना कि सर ये स्मॉल ब्लूइश व्हाइट स्पॉट होते हैं ऑन द रेड बेस ऑफ म्यूकोर बक्कल म्यूकोसा।
जो आपका बक्कल म्यूकोजा होता है ना, मुंह का म्यूकोजा, ठीक है, उसके ऊपर वो आपने बता देना कि सवाल जो है ना आपके वाइट स्पॉट, ब्लूइश वाइट स्पॉट, ठीक है, ब्लूइश वाइट स्पॉट और बक्कल म्यूकोजा, ठीक है, बक्कल म्यूकोजा का ब्लूइश वाइट स्पॉट अगर आपको मिल जाते हैं मुंह के अंदर, ठीक है, वो अपोजिट टू दी फर्स्ट एंड सेकंड लोअर मोलर, ठीक है, आपकी जो दाढ़ है ना फर्स्ट और सेकंड मोलर, स्किन के ऊपर तो सिर्फ पर रैश दिखाए थे ना मैंने आपको, अब मैं आपको दिखाई दूँ यार, ये देखो इस तरह का है ना, ठीक है, बक्कल म्यूकोजा का ब्लूइश वाइट जो है ना आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये वाला देख लो कि पॉलिक स्पॉट, और बाकी आप गूगल करके ये मुंह के अंदर बेसिकली होता है, फर्स्ट और सेकंड जो आपकी दाढ़ें हैं ना इसके ऊपर आपको दिख जाता है मोस्टली, ठीक है, तो बता दे रखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट एंड सेकंड लोअर मोलर, नीचे वाली जो दाढ़, और ये कपोलिक स्पॉट एक्चुअली जब स्किन के ऊपर रैश बनने होते हैं ना उससे एक दो दिन पहले जो है ना 1 to 2 days बिफोर स्किन रैश, स्किन के ऊपर तो सिंपल रैश मान रहे थे, लेकिन ये कपोलिक स्पॉट दाढ़ों के अंदर नीचे वाली जो आपकी दाढ़ है ना मुंह की फर्स्ट एंड सेकंड मोलर वहाँ पे 2 दिन पहले बन जाते हैं, तो बंदे को पता चल जाता है कि ये कपोलिक स्पॉट बन गए हैं, तो मतलब मुझे मीजल्स होने वाला है, ठीक है। स्किन रैश वो कह रहा है कि हमारे पास, मैंने अभी आपको स्किन रैश दिखाए तो वो किस तरह के थे, वो आपको रेडिश रेडिश जो है ना वो आपको स्किन रैश यूँ करके मिल जाएंगे, बिहाइंड दी आपको कहाँ कहाँ मोस्टली मिलते हैं पूरे फेस के ऊपर, लेकिन जो है ना वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, बिहाइंड ईयर, ये एक एमसीक्यू है, ठीक है, कान के पीछे से ये शुरू होगा, और वो लड़कियां क्योंकि कान की बालियां करवाती हैं वहाँ से, या तो कान के पीछे से जो है ना वहाँ से शुरू करवाएगा ये, फिर वो क्या कह रहे हैं हमारे पास स्प्रेड करेगा आपके हेड एंड नेक के ऊपर, फिर वो लेग्स के ऊपर, और फिर वह पूरी बॉडी इसके अंदर, ठीक है, मतलब वो टांगों तक जो है ना वो जाएगा, वो कहेगा टांगों में मुझे बड़ी खारिश हो रही है, इट यूजुअली बिहाइंड द ईयर के स्प्रेड टू द हेड हो गया, नेक हो गया, फिर वो कह रहे हैं कि हमारे पास इंटेक्शन इम्यून, इसकी वजह क्या होती है यहाँ पे डिवेल्प एज ए रिजल्ट, जब वो इम्यून टी सेल जो है ना वो वायरस के साथ रिएक्ट करता है ना, इम्यूनिटी के टी सेल जो मीजल वाला वायरस है ना, ठीक है, उसके साथ जब वो रिएक्ट करता है तो हमारे पास ये सारे का सारा हो जाता है, स्मॉल ब्लड वेसल जो है ना उसके साथ जब वो करते हैं, तो कहते हैं कि डिफेक्टेड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होगी अगर, तो वहाँ पे रैश डिवेल्प नहीं होगा अगर ऑलरेडी उसको इम्यून आ गई, कॉम्प्लिकेशन की अगर हमने ट्रीट ना किया तो हमारे पास वो पेशेंट हमारे पास आएगा नमूनिया के साथ, मतलब म्यूकोजा से वो अब नमूनिया के अंदर चला गया, फिर ईयर इन्फेक्शन क्योंकि बिहाइंड द ईयर शुरू हो रहे थे, ईयर इन्फेक्शन होगा, साथ में कह रहे हैं कि एस एस पी ई क्या है, सब एक्यूट स्क्लेरोसिस पेन एनसेफेलाइटिस हो सकता है, मतलब उसके ब्रेन तक जो है ना वो सब एक्यूट स्क्लेरोसिस पेन एनसेफेलाइटिस उसको हो सकता है, ठीक है, बाकी ये कह रहा है कि मसल स्पाज्म साथ में होगा, मसल के अंदर स्पासिसिटी आएगी, साथ में जर्क्स आएंगे, झटके वगैरह लगेंगे, उसके बाद आपकी प्रिवेंशन क्या है, वो कह रहा है हमारे पास प्रिवेंशन ये है कि हमने इम्यूनाइजेशन बच्चे को ऑलरेडी पहले से कर देनी होती है, पहली 9 माह में, दूसरी 15 माह के दर में डोज लगा देनी होती है, ठीक है, तो ये से हमारे पास काफ़ी जो है ना वो आउटब्रेक, और अगर इसी किसी बच्चे को हो गया है तो उसको स्कूल जाने से रोक दें, ठीक है, और वहाँ पे उसको चाइल्ड केयर सेंटर के अंदर लाजमी चेक करवाएं, तो आपके पास ये सारे का सारा मीजल्स ठीक हो सकता है, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है वायरल इन्फेक्शन है, तो और हमारे पास ये सारे, अब नेक्स्ट हमारे पास है मम्प्स जिसे हम कहते हैं कान पेड़े, ओके जी, अभी जो है ना वो मम्प्स के बारे में जिसे हम उर्दू में कहते हैं कान पेड़े, ठीक है, अब ये बेसिकली क्या है वायरल इन्फेक्शन है किसका, आपका जो सिलेवरी ग्लैंड है ना मोस्टली पेरोटिड ग्लैंड आपका जो गाल के ऊपर आता है ना वहाँ पे, क्लिनिकली वो कह रहा है डिजीज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय नॉन स्पोर्टिव इनलार्जमेंट एंड टेंडरनेस ऑफ द वन और बोथ, इसके अंदर क्या होता है आपके जो पेरोटिड ग्लैंड है ना साइडों वाले, एक या फिर दोनों जो है ना इसके ऊपर स्वेलिंग हो जाती है, और हमारे पास शदीद किस्म की टेंडरनेस आ जाती है, अगर मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊं ना तो आपको इससे काफ़ी आइडिया होगा, पेरोटिड, ये वाली डायग्राम गौर से देखो, ठीक है, इसका ये देखो, ठीक है, देखो एक इस साइड वाला जो है ना इसका वो सिलेवरी ग्लैंड बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, पेरोटिड ग्लैंड जो है ना, ठीक है, इसे हम कहेंगे मम्प्स का ये वायरल इन्फेक्शन है, एजेंट इसके अंदर क्या है आरएनए वायरस है, मिक्सो वायरस पेरोटाइटिस इसके अंदर वायरस का नाम है, MYXO, मिक्सो वायरस पेरोटिडाइटिस हो गया, ठीक है, मिक्सो वायरस पेरोटिडाइटिस हमारे पास जो है ना वो मम्प्स वाला वायरस आ जाता है, अब ये है आरएनए वायरस, और ये किस ग्रुप एज में होता है, मोस्टली जो 5 से 9 साल के बच्चे होते हैं ना उनके अंदर होता है,
और ये कॉमन होता है इन विंटर, ठीक है, या फिर स्प्रिंग जो बाहर वाला है ना, और ये एपिडेमिक के तौर पे हमारे पास ये प्रेजेंट करता है, ठीक है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है कि हमारे पास क्लिनिकल भी और सब क्लिनिकल केसेस आ जाते हैं। बेसिकली इन्फेक्टिव मटेरियल क्या है, आपका जो सलाइवा है, थूक है, वहाँ से ये स्प्रेड करेगा, यूरिन जो है वहाँ से, ब्लड से, ठीक है, या फिर ये जो ह्यूमन मिल्क है ना, माँ का दूध है, ठीक है, इससे बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर वो कह रहा है कि सीएसएफ के अंदर इवन ये जो है ना वो जाके अटैक करा करा सकता है। अच्छा, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है हमारे पास, 6 से 14 डेज़ उसने लिखा हुआ है, या कहीं पे 10 से 14 लिखे हुए हैं, ये हर बुक में वैरी करेगा, ठीक है। अब उसने फिर लिखा हुआ है कि हमारे पास ये बेसिकली है क्या, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ठीक है। साथ में क्या है हमारे पास, डायरेक्ट जो है ना वो हमारे पास कॉन्टैक्ट होगा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, या फिर हमारे पास डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो इन्फेक्शन है ना उसके अंदर हमने देखा गया है। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी क्या है हमारे पास, 4 से 6 दिन बिफोर ऑनसेट ऑफ द सिम्पटम हो गया, ठीक है। मतलब सिम्पटम्स आने से पहले जो है ना वो 4 से या 6 दिन पहले किसी और मम्प्स वाले से मिला होगा, तो उसके अंदर जो है ना 4 से 6 दिन पहले जो है ना उसके, फिर वीक और मोर देयर आफ्टर, उसके बाद जो है ना 1 हफ्ता या उससे ज़्यादा तक ये रहता है। तो एक्टिव इम्यूनाइज़ेशन और इसकी पैसिव इम्यूनाइज़ेशन के बारे में हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं, ठीक है? तो इसके बारे में कुछ एक्टिव इम्यूनिटी होती है, एक हमारे पास पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या है, हमने मीज़ल, मम्प्स, रूबेला और वेरिसीला वैक्सीन, एमएमआर जो वैक्सीन थी ना, वो हमने लगानी होती है, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, और इसकी जो है ना वो 0.5 एमएल डोज़ जो है ना इंट्रामस्कुलर जो है ना वो लगानी होती है। जबकि पैसिव में क्या होता है, स्पेसिफिक इम्यून गामा ग्लोबुलिन, स्पेसिफिक इम्यून गामा ग्लोबुलिन जो है ना वो आपने पैसिव इम्यूनिटी के अंदर लगा देनी होती है। तो ये हमारे पास कुछ भी नहीं। सिम्टम्स क्या है इसके, कुछ इनिशियल सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो इनिशियल सिम्टम में वो कह रहा है मम्प्स की इन्फेक्शन में हमारे पास क्या होगा, तो वही लो ग्रेड आपको फीवर महसूस होगा, लो ग्रेड फीवर, हल्का हल्का सा बुखार होगा, साथ में मेलेज होगा, हेडेक होगा, ठीक है, साथ में मसल एचिज होंगी, और भूख जो है ना वो लॉस ऑफ एपेटाइट, बच्चा को भूख ही नहीं लगेगी, ठीक है। फिर हमारे पास क्लासिकल फाइंडिंग क्या है, जब आप डॉक्टर साहब उसके पैरोटिड ग्लैंड्स जो जब देखेंगे ना, ठीक, तो उसके अंदर आपको टेंडरनेस और स्वेलिंग जो है ना वो मिलेगी, जो अभी मैंने डायग्राम दिखाई उसको ध्यान में रख लो, ठीक है। टेंडरनेस और स्वेलिंग मिलेगी, और डायग्नोसिस जो है ना वो आप लैब टेस्ट के विदाउट नीड ऑफ एनी लैब। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी फॉर दैट, आज मेरी तबीयत बड़ी ख़राब है, लेकिन एनीवेज। अच्छा, पैरोटिड ग्लैंड की जो है ना बहुत ज़्यादा आपके पास ये स्वेलिंग होगी, डायग्नोसिस में यही है कि विदाउट लैब। अच्छा, साथ में कह रहा है कि सीरियस कॉम्प्लिकेशन, अगर ये सीरियसनेस हो जाए तो आपकी, तो इवन ये कह रहा है ब्रेन में जाके ये मेनिंजाइटिस कर सकता है, एनसेफेलाइटिस कर सकता है, ठीक है, और इवन डेफनेस कर सकता है, और एक हमारे पास है टेस्टिकल की स्पेलिंग जिसे हम आर्चाइटिस कहते हैं ना, ठीक है, वो हमारे पास कर सकता है, ये डेफनेस, मेनिंजाइटिस, एनसेफेलाइटिस हो गया और आर्चाइटिस, ये सारे का सारा हमारे पास कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाता है। फिर हमारे पास कॉम्प्लिकेशन क्या है, हमारे पास वो कह रहा है कि ये इनफर्टिलिटी, जब ये ऑर्चाइटिस कर लेगा ना, तो अगर इसको ट्रीट ना किया तो ये बच्चे को इनफर्टाइल कर देगा, टेस्टिस के ऊपर इन्फेक्शन और बच्चा ख़त्म, बस इतनी ही बात है। फिर कह रहा है कि अगर ये पेंक्रियाज के ऊपर इफेक्ट करेगा तो इसकी वजह से पेंक्रियाटाइटिस हो जाएगा हमारे पास, सही। फिर उसने लिखा हुआ है कि अच्छा, पैंक्रियाटाइटिस हो जाएगा तो बाद में बच्चा जो है ना डायबिटीज़ मेलाइटिस के साथ प्रेजेंट करेगा, ज़ाहिर बात है जब उसकी इंसुलिन वाली सेल खत्म हो जाएंगे तो डायबिटीज़ मेलाइटिस के साथ प्रेजेंट करेगा। मेनिंगो एनसेफेलाइटिस जो है ना वो हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, और थायराइड न्यूराइटिस के साथ वो प्रेजेंट करेगा, थायराइड न्यूराइटिस के साथ, और हेपेटाइटिस और मायोकार्डाइटिस, ठीक है, उसको लीवर के ऊपर, और हमारे पास दिल के ऊपर मायोकार्डाइटिस जो है ना वो इन्फ्लामेशन आपको दिख जाएगी, ठीक है। लेटर ऑन वो कह रहे हैं इसके साथ सिम्टम्स एसोसिएटेड है। मैं लिख नहीं रहा यार, क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा लिखने का, लेकिन मैं कह रहा बता दूँ ताकि ईज़िली आपके साथ समझ में आ जाए। अच्छा, प्रिवेंशन क्या, बुक के अंदर हर चीज़ लिखी हुई है। प्रिवेंशन आपने क्या करनी है, 0.5 ml जो है ना वो आपने लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन जो है ना वो इंट्रामस्कुलरली सिंगल डोज आपने दे देनी होती है, और वो रूटीन इम्यूनाइजेशन में 1 साल के बच्चे के अंदर आपने मुँह में लगानी होती है। इसके अलावा कह रहा है कि हमने कॉम्बिनेशन विद अदर वायरस एमएमआर, मीजल, मम्प्स और रूबेला वैक्सीन, एमएमआर वैक्सीन जो है ना वो आप लगा दें, ठीक है। तो इसके साथ ये जो है वो हमारे पास क्या है, क्वाड्री वेलाइन वैलेंट, क्वाड्री वैलेंट वैक्सीन, मतलब मेजर, मम्प्स, रूबेला और
वेरिसीला, तो इसे हम कहते हैं क्वाड्री वेलेंट वैक्सीन। हमारे पास ये बेसिकली होती है, और ये हमारे पास पहली डोज इसकी लगी, उसके बाद सेकंड डोज वो कह रहा है कि हमने 4 से 6 साल की उम्र के अंदर लगानी होती है। तो बिफोर स्टार्टिंग द स्कूल, स्कूल जाने से पहले पहले हमने इसको डोज को मुकम्मल करना होता है। ये हमारे पास सारे का सारा है मॉम्स के बारे में, ठीक है। होपफुली कुछ ना कुछ आइडिया हो ही गया होगा, ठीक है। हमारे पास मिक्सो वायरस पेरोटोडाइटिस से याद रखना है, पेरोटिड ग्लैंड की वजह लो ग्रेड फीवर अगर ना हो तो टेस्टिस के अगर क्लिनिकल सिनेरियो आ गया है, इनफर्टाइल हो रहा है, तो बस यहाँ पे चले जाना। फिर उसको डायबिटीज़, मायोकार्डाइटिस, हेपेटाइटिस, वो सारी की सारी। एक्टिव इम्यूनिटी हो गया, पैसिव एक्टिव में 0.5 ml MMR वैक्सीन, और पैसिव में इम्यूनो गामा ग्लोबुलिन जो है आप दे देंगे तो आपके पास काफ़ी ये पम्प्स वाला ये साल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है रूबेला वायरस, जिसे हम जर्मन वायरस भी कहते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। थोड़ी मैं नजरा जरा साफ कर लूँ। ओके जी, अभी हम जो है ना वो रूबेला वायरस जो है ना इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो रूबेला के बारे में वो कह रहा है हमारे पास, इसको दूसरा नाम अगर आ जाए जर्मन वायरस, ठीक है, तो जर्मन वायरस कर लो, जर्मन मीजल सॉरी, ठीक है। या इसका तीसरा एक नाम है 3 डे मीजल, ठीक है। तो ये 3 नाम अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। मैंने यूँ याद रखा था कि रुबेला मतलब कोई रबिया नामी लड़की है, वो 3 दिन के लिए हनीमून पे गई, कहाँ पे? जर्मनी में, ठीक है। जर्मनी में वो 3 दिन के लिए हनीमून के लिए गई। कौन? रुबेला मतलब रबिया नाम की कोई लड़की है। हाइपोथेटिकल है, अगर कोई रबिया सुन रही है तो सॉरी फॉर दैट। अच्छा, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, जिसका रुबेला जो है ना एक लतीनी लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है हमारे पास लिटिल रेड, ठीक है। लिटिल रेड, छोटे छोटे मतलब रेडिश 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 हमारे पास आ जाएंगे, मतलब ये कर लो छोटे लिटिल रेड। चलो इस तरह की कर लो। अच्छा, अभी हमारे पास वो कह रहा है इसके बारे में कि जर्मन में बिकॉज डिजीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब फ्रॉम जर्मन फिजिशियन, ठीक है। ये कोई जर्मन फिजिशियन था, उसने सबसे पहले इस डिजीज को डिस्क्राइब किया था, इस वजह से उसे हम कह रहे हैं जर्मन वीजल है। इन मिड 18th सेंचुरी के मिड के अंदर कहीं जाके उसने जो है ना वो किया था। इट इज़ एन एक्यूट कॉन्टीजियस वायरल है, ठीक है। मतलब एक से दूसरे के, जिस तरह हमने मीजल में देखा था ना, इसी तरह मैं आपको दिखाऊं तो रुबेला के अंदर भी जो इस तरह करके जो है ना वो रेडिश रेडिश से आपको बस स्पॉट से मिलती है, और मोस्टली बैक के ऊपर जो है देखे गए हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं दिखा रहा मैं ताकि बाद में मसला ना हो मेरे लिए भी, ठीक है। अब इसके एजेंट्स कौन कौन से हैं? मोस्टली जो है ना वो चिल्ड्रन इसके अंदर अटैक करते हैं। चिल्ड्रन रिकवर मोर क्विक, अगर बच्चों में हो जाए तो वो ज़्यादा जल्दी रिकवर कर जाते हैं बजाय बड़ों के। अच्छा अच्छा, एजेंट में इसमें हमारे पास क्या होता है? RNA वायरस जो होता है ना, टोगा वायरस होता है। अब इसको कैसे मैंने याद किया था कि रबिया जो हनीमून पे गई है 3 दिन के लिए, वो टांगे पे बैठ के गई है, ठीक है। मतलब टांगा टोगा एक मिलता जुलता है, मैंने तो यूँ याद किया हुआ था कि टोगा या टांगा वहीं से मिला लो, RNA जो है ना ये टोगा वायरस हमारे पास आ जाता है। अच्छा, एज ग्रुप क्या है इसका? 5 से 9 ईयर की जो एज ग्रुप है मोस्टली इसके अंदर वगैरह अफेक्ट करती है। कॉमन इन विंटर है, और हमारे पास स्प्रिंग है, ठीक है। सर्दियों में और बहार में जो है ना वो आती हैं। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन वो कह रहा है हमारे पास सलाइवा है, ब्लड है, यूरिन है। सलाइवा है, ब्लड है और यूरिन है। यार एक इम्पोर्टेंट कॉल है।